नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया कार्यक्रम का। हर शनिवार और रविवार हम आपके लिए लेकर के आते हैं हेल्थ इशू से जुड़ी हुई अलग अलग टॉपिक्स और इन पर हम बातचीत करते हैं और इसके साथ हमारे साथ जुड़ते हैं डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल, ताकि आपके तमाम सवालों के जवाब वो दे सके अगर आप उस बीमारी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते तो। और आज का विषय हमने चुना है माइग्रेन, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में किस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं, या तो लैपटॉप इस्तेमाल करने में, मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करने में, या बाहर जब वो बहुत ज़्यादा रहते हैं धूप में, तो ख़ास तौर पर ऐसे में लोगों को आंखों में जलन, आंखों में दर्द या सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन ये अलग अलग प्रकार के सिर दर्द होते हैं, इसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा कि क्या ये वाकई माइग्रेन है या नॉर्मल हेडेक है या फिर साइनस का माइग्रेन है। तो ऐसे में ये किस किस प्रकार के माइग्रेन होते हैं, क्या इसका इलाज हो सकता है, इससे जुड़ी पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर डॉक्टर से रूबरू करवाएंगे और फिर आपके सवालों का जवाब भी डॉक्टर से लेंगे। माइग्रेन एक तरह का सिरदर्द होता है जो आमतौर पर सर के आधे हिस्से में होता है। ये मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र के विकारों के कारण हो सकता है। इस बीमारी में अक्सर सिर में हल्के और तेज कष्टदायी दर्द होता है, लेकिन यह आम सिर दर्द से काफी अलग होता है। ये दर्द किसी भी समय हो सकता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। ये एक आम स्वास्थ्य विकार है जो लगभग 5 महिलाओं में से 1 और 15 पुरुषों में से 1 को प्रभावित करता है। माइग्रेन में सिर दर्द की अवधि कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकती है। सभी लोग कभी न कभी सिर दर्द की समस्या से परेशान रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं साधारण सिर दर्द और माइग्रेन के सिर दर्द को कैसे पहचानें? इसके लिए आपको माइग्रेन के लक्षण कैसे या क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। आंखों के आगे काला धब्बा दिखना, कमजोरी लगना, आंखों के नीचे काले घेरे होना, ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, सर के एक हिस्से में दर्द होना, प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना। आपने लक्षण तो जान लिए, अब आपको बताते हैं माइग्रेन किन कारणों से होता है। ऐसा माना जाता है कि माइग्रेन का कारण दिमाग के नर्व, केमिकल और ब्लड वेसल्स में कुछ समय के लिए होने वाला परिवर्तन है, जिसके कारण सिर में असहनीय और तेज दर्द होता है। हालांकि अभी तक माइग्रेन के किसी निश्चित कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे मस्तिष्क के रसायनों में बदलाव शामिल है। इसके रसायनों में असंतुलन खासकर सेरोटोनिन के कारण शुरू होता है। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं: शरीर हाइड्रेट नहीं रहना, ज्यादा चिंता करना, आवश्यकता से ज्यादा तनाव लेना, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, तेज प्रकाश, तेज ध्वनि, नींद में बदलाव करना, सिगरेट और शराब पीना, ज्यादा गर्मी, तेज गंध, कुछ दवाएं जैसे गर्म निरोधक गोलियां। आज के समय में बदलते लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट कई बीमारियों की जड़ मानी जाती है। लोग काम के चक्कर में न समय से खा पाते हैं, न ही चैन से सो पाते हैं। साथ ही दिन का ज्यादातर समय स्क्रीन पर ही बिताते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या टेलीविजन। और इन्हीं कारणों से होती हैं अलग अलग बीमारियां, जैसे आंखों का दर्द या माइग्रेन। और इससे बचने के लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो
तो देखिए, माइग्रेन को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे पहले ये जानकारी आपको दे दें कि अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल माइग्रेन से जुड़ा हुआ है तो फिर आप दिए गए नंबर्स पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और 1 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम लाइव रहेगा जिसमें आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर्स भी जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर से रूबरू करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी। आप MD है, आयुर्वेद आचार्य। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर अपूर्व शर्मा जी। आप कंसल्टेंट है न्यूरोलॉजी मणिपाल हॉस्पिटल में गुरुग्राम से। तो सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नीरज, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। माइग्रेन को अगर आयुर्वेद के नज़रिए से समझे तो ये किन कारणों से होता है, या फिर हम इसे आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि हेडेक और माइग्रेन में भी फ़र्क होता है जो आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते। जी, एक्चुअली जो आपने बोला माइग्रेन एक जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है तो माइग्रेन समझ लगते हैं। जो सिरसूल है, मतलब इसको हम आयुर्वेद में अगर बात करते हैं तो सिरसूल की बात करते हैं, और आयुर्वेद में इसको लगभग आप ये मान के चलिए 11 टाइप्स के बताए गए हैं। तो उसमें से एक पार्ट आता है अर्धावभेदक या अधकपारी बोलते हैं। तो इसको अलग अलग जो जितने भी सिरसूल हैं 11, मतलब अभी क्या है ना, आयुर्वेद में एक तरह की एक व्याधि है, जबकि ये सिम्टम नहीं है। जैसे सिम्टम क्या होता है, किसी को हेडेक हो रहा है तो हम सिम्टम मान लेते हैं, लेकिन एक एक डिसीज़ की तरह से उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है और 11 टाइप्स के होते हैं, उसमें अलग अलग है और उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो अधकपारी से कैसे समझ, जैसे कि अभी क्या है कि वात, यानी कि कोई सीधे किसी को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, वात का एग्रीवेशन रहता है, यानी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती हैं, तो उसके हेडेक होता है। वो जनरली आएगा जाएगा, ऐसा कोई सा फिक्स टाइम नहीं होता और मतलब पैटर्न नहीं होता है। तो ऐसे जो होते हैं ये सिंपल हम वातिक बोल लेते हैं। कुछ होते हैं जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइम में होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में सर दर्द हो रहा है या शाम को दर्द हो रहा है। अगर किसी को मॉर्निंग में सर दर्द हो रहा है, सुबह सर दर्द हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे केसेस में या तो उसको एसिडिटी रहती है या उसको जुखाम की प्रॉब्लम होती है, साइनस बोलते हैं। उस केस में भी इस तरह के दर्द आपको मिल सकते हैं। तो अभी बात हो रही कि इसी तरह जो हम पैटर्न बता रहे हैं। अब दूसरा क्या होता है कि कभी किसी को सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक दर्द बढ़ता जाता है और शाम के बाद में वो ठीक हो जाता है। तो इसे एक सूर्यावर्त बताया गया है। इसमें क्या एक ऐसे अनंतवात है, मतलब उसके नाम दिए गए ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इसमें क्या होता है, एकदम सीवियर पेन होता है और पीछे गर्दन के पीछे दर्द हो सकता है, हेडेक बहुत तेज का होता है। अर्धावभेदक जो होता है, माइग्रेन एक तरह की कहते हैं। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि कोई रीज़न नहीं मिलता है उस पेशेंट को। आपको 7 दिन पे, 10 दिन पे या 15 दिन पे कोई पता नहीं होगा कि कब दर्द हो जाता है। ऐसा डायरेक्ट मेंशन है कि ऐसे जो सर दर्द होते हैं उनको हम अर्धावभेदक कहते हैं, या जो माइग्रेन की बात करते हैं। इसमें हाँ, एक साइड में सर दर्द हो सकता है, दूसरे साइड में भी मतलब दर्द हो सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है अभी इनमें। और जो हमने बताया अभी उसके पार्ट्स हैं, जैसे क्रमीज है, तो सीधे इसके अलावा और भी पार्ट हैं, जैसे कि कपाल के, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है तो कपाल ग्रंथि, ये सारे उसमें आयुर्वेद में पूरा इनको डिफाइन किया गया है और इनके प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मेंशन किए गए। जी, तो इस पर हम और डिटेल्स में बातचीत करेंगे। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर लखनऊ से अंजलि गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। अंजलि जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अंजलि जी, क्या आपको आवाज में? जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, मेरी बिटिया 9 साल की है जी। मतलब आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है तो चश्मा लगा है, लेकिन डेली उसके सर में दर्द रहता है। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर अपूर्व, इस सवाल का जवाब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। देखिए, 9 वर्ष की आयु में सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। अगर चश्मा लगाना, आपने जैसे बताया, अगर आपको शक है कि कमज़ोर नज़र की वजह से ये हेडेक हो रहा है तो इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्ची बताती है कि पढ़ाई के आसपास या पढ़ाई की शुरू करने के 15 मिनट के अंदर अगर उसे हेडेक हो रहा है और कंसंट्रेट करने पे हेडेक हो रहा है, तो इसके 2 रीज़न से होते हैं। एक तो आपके आई की मसल जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो उसके वजह से इसमें सेकेंडरी हेडेक हो जाता है। दूसरा रीज़न है, अगर बच्चे कई बार गर्दन झुका के टेबल पे पढ़ते हैं तो उससे भी गर्दन के कारण जो हमारी C1 C2 नर्व्स होती हैं उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेचिंग से, इन्फ्लेमेशन से भी हेडेक होता है। मुख्य 2 कारण समझ में आ रहे हैं, बाकी आप नज़दीक में किसी भी फिजिशियन या डॉक्टर से मिलके एग्जैक्ट रीज़न समझ सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आप नियर बाई डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करेंगी। और अगर आयुर्वेद के नज़रिए से ही इसे हम समझे थोड़ा, और डॉक्टर नीरज, तो आप इन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो हेडेक हो रहा है, जैसे कि अभी बता रहे जब पढ़ती है चश्मा लगा हुआ है, तो एक तो सबसे पहले बेसिक रीज़न यही पता चल रहा है कि उसको आई साइट जो है या तो उसकी बढ़ रही होगी, तो ये उसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन्स मेंशंस हैं, आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ऐसे अगर उसको हेडेक किसी स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है, तो खाने में थोड़ा जो मतलब से आंवला हो गया या ऐसी चीज़ इसको देते हैं, और दूध में थोड़ा सा घी डाल के दे सकते हैं। तो मैंने देखा कि ऐसे केसेस में उनको पेशेंट को आराम मिलता है। या किसी डॉक्टर से डिस्कस करके प्रॉपर इलाज बात कर लें उससे, आप तब तक के लिए आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में पीयूष ओझा जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं आप न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो इंटरवेंशन फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट से। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, अभी ये कॉलर जैसे हमारे साथ अंजलि गुप्ता जी जुड़ी, उन्होंने कहा कि उनकी 9 वर्षीय बच्ची है और बच्ची को चश्मा लगा है, लेकिन वो उसके आंखों में प्रॉब्लम की वजह से तो चश्मा लगा है, लेकिन अब बच्ची कंप्लेन कर रही है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पहली चीज़ कि क्या ये बहुत नॉर्मल हम मान सकते हैं कि बहुत कम एज में बच्चों को स्पेक्स लग जाए, या और उसके बाद वो बार बार सर दर्द की कंप्लेन करे, ये नॉर्मल रूटीन के वजह से वो चेंजेस की वजह से होता है, या पहले से ही कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे को? नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। देखिए, आजकल के बच्चों के अंदर रिफ्रैक्शन यानी कि जो चश्मा कहते हैं, बहुत ही आम बात हो गई है, जो कि मैं चाहूँगी थोड़ा सा लाउड रखिए। सॉरी, आजकल के जो बच्चे हैं उनके अंदर चश्मा लगना बहुत ही आम बात हो गई है। और चश्मा भी अलग अलग तरीक़ा से हो सकता है, जैसे कि एक सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं, एक स्फेरिकल लेंसेज हो सकते हैं। तो ये चश्मे की वजह से सर दर्द होना बहुत आम बात है। सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि जो बहुत बार बच्चों को कहा जाता है कि नहीं सर दर्द है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो माँ बाप इस चीज़ को बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं। ना सिर्फ ये सर दर्द करता है, बट अगर इसको सही समय पे उसके सही चश्मे से इलाज नहीं किया जाए, तो बढ़ती उम्र के साथ ये आँखों में रोशनी की दिक्कत भी कर सकता है। धन्यवाद सर। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कई बार खासतौर पे पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि बहुत कम एज से बच्चे भी आजकल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो माइग्रेन का क्या एक बहुत बड़ा हम ये मान सकते हैं कि यही एक कारक है कि अगर बहुत जल्दी आप बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं, वो लंबे समय तक फ़ोन पे गुजार रहा है, तो माइग्रेन आजकल के बच्चों में बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है? हाँ जी, बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है माइग्रेन के लिए भी। पहले जैसे बच्चे बाहर जाते थे, रोज़ शाम को बाहर खेलते थे, और स्क्रीन टाइम कभी कभार ही होता था, बट जो कि अब आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। और जहाँ तक हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो एक पोल्यूशन की वजह से भी जो बच्चों का स्कूलिंग भी ऑनलाइन हो रहा है, स्क्रीन टाइम इनडायरेक्टली बढ़ता ही जा रहा है, तो बच्चों के अंदर सिरदर्द बढ़ने की जो इंसिडेंस है उसको बढ़ाता जा रहा है। ठीक है डॉक्टर पीयूष। डॉक्टर अपूर्व, एक सवाल ये भी कि अगर ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करें कि जो माइग्रेन के ख़ासतौर पे जो लोग इससे डील कर रहे हैं, उनके लिए सजेशन मैं आपसे चाहूँगी कि अगर वो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं, तो क्या ये संभव है कि माइग्रेन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में ध्यान दें, जिसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट 2.5 to 3 आवर्स अ वीक कसरत, जिसमें कि हम टारगेट करते हैं कि आपका हार्ट रेट कम से कम 50% आपके रेस्टिंग हार्ट रेट से बढ़े। योगा मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, सुबह उठ के योगा का टाइम ज़रूर निकालें। हाँ, बट गलती लोग करते हैं कि जल्दी उठ के योगा करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है नींद का टाइम चुरा के योगा में ना इन्वेस्ट करें, पूरी नींद ले, साथ योगा करें। हफ्ते में 3 घंटे कम से कम कसरत करें। डाइट में कुछ जनरल रिकमेंडेशंस हम कहते हैं, जैसे कि चीज़, चॉकलेट, वाइन, स्मोकिंग और कुछ केसेस में कॉफ़ी, इन सब को अवॉइड करें। कई बार परफ्यूम्स के कारण भी माइग्रेन होता है, कई बार बर्थ कंट्रोल पिल्स, इनफैक्ट उसमें माना जाता है कि ईस्ट्रोजन के जो रैपिड फ्लक्चुएशंस होते हैं उस वजह से भी माइग्रेन होता है। कुछ लोगों को धूप में निकलने से माइग्रेन होता है, कुछ लोग को स्ट्रॉन्ग स्मेल से, या कई बार इवन एक मेरी पेशेंट थी जिसने लगातार 8 घंटे नेटफ्लिक्स पे कंटिन्यूड सीरीज़ देखी और उसके बाद उसे माइग्रेन हो गया। और इमोशनल स्ट्रेस, अपसेट, कोई भी बुरी दुखद खबर सुनने के बाद, कोई भी रीज़न से, जब भी बॉडी का फिजियोलॉजिकल
स्टेट थोड़ा डिस्टर्ब होता है, माइग्रेन की संभावना होती है। माइग्रेन एक टाइप का आपका बॉडी का रिएक्शन आपको समझाने का तरीका है कि हाँ ब्रेन या फिज़िकल हेल्थ में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है और इस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर अपूर्व, आपने एक बात का जिक्र किया कि कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अपना स्लीप टाइम कम करके और उसके बाद से योगा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या ये डेंजरस है? और स्लीप टाइम कितना मेंटेन करके चलना है, उसके बाद कितनी देर, उठने के बाद वो कितने देर का ब्रेक ले और उसके बाद वो एक्सरसाइज की शुरुआत करे, इस बारे में भी जानना चाहूँगी। देखिए, सबकी भूख अलग होती है, सबकी स्लीप रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल में भी स्लीप रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। जो फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव उनकी स्लीप रिक्वायरमेंट अलग है। कई बार हमने अपने जब हम MBBS कर रहे थे उसी समय हमारे कई रूममेट्स थे जिनको 5 घंटे नींद लेके पूरा तरोताज़ा फील होता था, और कई लोग थे जिनके 7 घंटे के 8 घंटे की नींद चाहिए। तो कई कुछ इसमें पार्ट जेनेटिक्स भी हैं, कुछ बॉडी की अपनी बनावट भी है। बट एक जनरल रूल जो मैं समझाऊंगा, सुबह बिना अलार्म के जब आपकी आंख खुलती है वो ऑप्टिमल स्लीप है। यह हर रोज़ वेरी कर सकता है, कभी 7.5 घंटा, कभी 8 घंटा, कई बहुत मेहनत करें। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल, कई बार ट्रिप में गया हूँ, उसके बाद ऐसा भी हुआ है 14 घंटे कंटिन्यूस नींद रही है, तो शरीर अपना नींद अपने रिक्वायरमेंट ले लेता है। बट हाँ, आपको अलार्म के साथ और ज़बरदस्ती उठना, ये एक आप बॉडी में बिना रेस्ट के एक और इन्फ्लेमेशन का रीज़न ऐड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्लीप रिक्वायरमेंट आपकी पर डे टू डे वेरी करती है। आपकी इतनी जिम्मेदारी है, जल्दी सोएं, जिससे कि अगर आपकी पारिवारिक और प्रोफेशनल नीड्स हैं तो आप सही टाइम पे उठ पाएँ बिना अलार्म के। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा करते हैं कि अपना स्लीप टाइम कम करके और उसके बाद अचानक से उठने के साथ ही तुरंत ही आप वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, तो आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर अपूर्व ने बहुत खूबसूरती के साथ इसे बताया और समझाया कि कैसे स्लीप पैटर्न को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें ताकि माइग्रेन से आप भी बचे रह सके और ये कमतर किया जा सके। डॉक्टर नीरज, आयुर्वेद के नज़रिए से इसमें थोड़ा सा और मैं आपसे जानना ये चाहूँगी, क्योंकि हम कई बार अक्सर ये सुनते हैं कि अगर किसी को सर दर्द है तो अदरक की चाय पी लो या फिर कॉफ़ी पी लो। अभी जैसे डॉक्टर अपूर्व ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर बहुत ज़्यादा कोई कॉफ़ी लेता है तो उसके भी माइग्रेन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हम देखते हैं, बहुत पेन कई बार लोगों को हो जाता है। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली क्या ना, अगर आप हम इसके देखते हैं कि जो माइग्रेन है या सिरासूल है, अर्थापेदक जिससे कहते हैं, अगर इनके बेसिक काज देखें तो उसमें डायरेक्ट इन चीज़ों का मेंशन मिलता है कि ज़्यादा रात्रि जागरण करना, रात को ज़्यादा देर तक जगना। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप ज़्यादा स्लीप डिस्टर्ब करेंगे तो दिक्कत, ज़्यादा सोना, अगर आप ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा ठंडा लेना, ज़्यादा, अगर किसी को क्या होता है आइस लेने के बाद एकदम इमीडिएटली हेडेक होने लगता है, इसी तरह सर में चोट लगना, स्ट्रेस, ये सारे इसके काज होते हैं। तो इसके होता क्या है, जो माइग्रेन है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, इनको जो मेडिसिन ले रहे हैं वो आराम से इस तरह से इसलिए छुड़ाया जा सकता कि एक तरह का ये साइकोसोमेटिक सिस्टम हो जाता है। हमें लगता है कि अभी सर दर्द होगा, थोड़ी देर के बाद सर दर्द होने लगता है, नाउजिया वॉमिटिंग आएगी और हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसा उसका कोई, या मंथ में ऐसा एक पैटर्न आएगा। तो हमें क्या है, अगर हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर लें कि हमारा किससे ज़्यादा होता है, तो जो हमने अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादातर देखा है कि पेशेंट को कैसे अवॉइड करना, तो एक तो सबसे पहला क्या होता है, नींद का डिस्टर्बेंस। दूसरा क्या होता है, ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना। अगर सुबह उठते हैं और उठने के बाद ब्रश किया, किसी को खाली पेट रहता तो माइग्रेन एग्रीवेट होता है, मैंने देखा। तो अगर ऐसी चीज़ों को बचा सकते हैं। अब बात रही थी ठंडा लेना चाहिए, गर्म लेना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है कि हम बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि कुछ लोगों को ठंडी से बताया कि बढ़ जाता है और कुछ लोगों को गर्म से। तो ये क्या हो सकता है कि हो सकता है उसके लिए एग्रीवेटिंग फैक्टर ना हो, लेकिन कोई भी ज़्यादा चाय हो चाहे कॉफ़ी हो अगर लेंगे, अगर वो वैस्कुलर, मान लिया कोई भी हमारी उसमें क्या होता है, बीपी बढ़ता है, अगर ऐसी वजह से उसका एग्रीवेशन हो रहा है तो कॉफ़ी भी बढ़ा सकती है, तो उसका हेडेक बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। और इन चीज़ों को अगर आप रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे तो क्या होता है, ये धीरे धीरे हेडेक बंद होने लगता है। दूसरा क्या होता है कि जब भी आपको अगर हेडेक हो रहा है किसी का, तो उसमें क्या है कि होने मत देना है कि अगर किसी को आज मान लिया पता चल जाता है या एक औरा टाइप का आता है कि उससे पहले लगेगा कि उससे मुझे सर दर्द होगा और होने वाला, तो वो जो फेज होता है उसको पता होता है कि हम ये करते हैं, सर पे तेज़ से बांध लेते हैं या हम थोड़ी देर सो जाते हैं तो हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है। अगर वो उस समय उस चीज़ को चेक करेगा और वो अगर सर दर्द नहीं हुआ,
ऐसा उसने अगर 3 महीने तक निकाल दिया तो उस पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो भूल चुका होता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है। एक्सेप्ट क्योंकि अगर उसमें आप कभी भी CT MRI या कोई भी रिपोर्ट लेके आते हैं तो उसमें आपको एब्सोल्युटली नॉर्मल मिलेगा, कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, तो ये फिक्स होता है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है देन उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो आप वो फॉलो करते हैं, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर से बात करते हैं तो इसको ठीक कर सकते हैं जो मेरा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर इसमें एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी, जैसे कई लोग ये भी कह देते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जी। तो आप या तो अपने पैरों की उंगलियां बर्फ़ के पानी में डिप कर लीजिए या हाथों की उंगलियां बर्फ़ के पानी में डिप कर लीजिए, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। क्या ये वाकई काम करता है? ऐसा डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता है कि उसके ऊपर काम करेगा, बस ये है कि आपको मैंने बताया कि जिस चीज़ से रिलीफ मिल जाता है किसी को मिल जाए। अब देखो क्या, जैसे कि बात अभी हो रही थी कि सबका स्लीप पैटर्न अलग होता है। अगर हमारा बॉडी का पैटर्न हम देखते हैं तो जो आयुर्वेद में वातिक, पित्तिक और कफक 3 बताया गया। कफ ऐसा मतलब ये नहीं कफ है, कफ मतलब एनाबॉलिक एक्टिविटी वाले, पित्त मतलब जिनको एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा रहती हैं, वात मतलब जिसमें न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। इस पर CCMB ने काम किया है, उसने बताया कि 3 तरह के पार्ट होते हैं। अगर इनको देखेंगे जेनेटिक मैकअप एक जैसा लगभग मिलता है। तो अब कोई वातिक वाला है तो उसके लिए अगर हम ठंडा डालेंगे तो वो पता होता है, वो उसका बॉडी लीन होती है, पतला होता है, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, जैसे मेसोमॉर्फ और हमारे 3 कैटेगरी करी गई हैं, तो उसमें उसका पैटर्न अलग होता है, तो उसको वो चीज़ एग्रीवेट कर सकती है। लेकिन उसके लिए अगर हम उष्ण चीज़ें गर्म यूज करते हैं या थोड़ा सा कोई सूप पीता है इस तरह से, तो उसको आराम मिल सकती है। तो लेकिन ये पैटर्न वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है डॉक्टर पीयूष, अगला सवाल मेरा यही है माइग्रेन को लेकर के कि क्या एज इसके लिए मैटर करता है या फिर मेल या फीमेल, इससे कोई बहुत ज़्यादा असर होता है क्या? जी हाँ, बहुत ही एक अच्छा सवाल है। तो अधिकतर देखा गया है कि यंग लोगों में माइग्रेन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, मेल्स की अपेक्षा फीमेल्स में, महिलाओं में इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है माइग्रेन के इंसिडेंस और सीवियरिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। बट यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार लोग बहुत दूसरे कारणों से सर दर्द को भी माइग्रेन लेबल करके आते हैं। मैं अगर बात करूँ तो हम लोगों की सभी की OPD में बहुत सारे मरीज आके सीधा ये कहते हैं कि हमें माइग्रेन है और हमें इसका इलाज कराना है। तो अगर बढ़ती उम्र के साथ अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो कभी भी इसको सीधा माइग्रेन करके टाले नहीं। बहुत सारे अन्य कारण होते हैं जिनको हम सेकेंडरी हेडेक्स कहते हैं, जिनका इलाज ज़रूरी है। पर महिलाएं और यंग लोगों में ये माइग्रेन का इंसिडेंस कंपेयर टू एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। ठीक है डॉक्टर अपूर्व, आपसे भी मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी जैसे सर ने भी जिक्र किया कि कई लोगों में ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। पहली चीज़ ये कि थोड़ा ये भी हम क्लियर आपसे जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि अगर जिन लोगों को भी माइग्रेन की दिक्कत है, परेशानी है, तो ये कभी तक भी लास्ट कर सकता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए वो आधे घंटे में भी ख़त्म हो सकता है और किसी किसी के लिए 3 से 4 दिन भी लास्ट कर सकता है। तो क्या ये सच्चाई है या फिर ये भी सिर्फ एक मिथ है? जी सही बताया। हम हेडेक को बेसिकली 2 भाग में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में हम समझते हैं कि ब्रेन का जो पेन परसेप्शन और ब्रेन थ्रेशोल्ड वाली जो सर्किट्स हैं उसमें कुछ बदलाव या डिसरेगुलेशन होता है, जिस वजह से बिना कोई बॉडी या ब्रेन या टिश्यू इंजरी के पेशेंट को पेन फील होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक, जिसमें एक्चुअली कोई स्ट्रक्चर इन्फ्लेम्ड या इन्वॉल्व है और उसके वजह से बिकॉज ऑफ क्रॉस कनेक्शंस ब्रेन परसीव करता है पेन। बट ये पेन यूजुअली कहीं टिश्यू इंजरी या कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन के आसपास, मान लीजिए जबड़े में दर्द है, दांत में पस बन गया, साइनोसाइटिस हो गया, या कई बार गर्दन में कोई दिक्कत है, गर्दन कई समय से इन्फ्लेम्ड है, तो उस वजह से माइग्रेन और हेडेक्स होते हैं। इनको हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। प्राइमरी हेडेक के मुख्य 3 रूप होते हैं। माइग्रेन जो सबसे कॉमन है, दूसरा होता है टेंशन टाइप हेडेक और थर्ड होता है क्लस्टर हेडेक या दूसरे टैक्स हम कहते हैं, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जियास। प्रैक्टिस में सबसे कॉमन हम माइग्रेन ही देखते हैं। माइग्रेन और बाकी बीमारियों में बाकी जो 2 हेडेक्स हैं, सबसे बेसिक डिफरेंस जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, फिजिकल एक्टिविटी एक्सर्शन करने पे जो हेडेक बढ़ता है वो माइग्रेन है, और क्लस्टर और बाकी यूजुअली टेंशन टाइप हेडेक्स ऐसे फिजिकल एक्टिविटी पे बढ़ते नहीं हैं। माइग्रेन एक साइड भी हो सकता है और कुछ हमारे किताबों में लिखा अप टू 40% पेशेंट्स में दोनों साइड हो सकता है। ऐसे लपलपाहट वाली, थ्रॉबिंग वाली फीलिंग आती है जैसे कि धमनियाँ बहती हैं, और ये सिर दर्द 4 घंटे से 72 घंटे कभी भी लास्ट कर सकता है एज पर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। हाँ, बट प्रैक्टिस में हमने पेशेंट्स देखे हैं जो अप टू 5 डेज तक सफ़र करते हैं, बट वो अनकॉमन केसेस हैं। क्लस्टर हेडेक कैरेक्टरिस्टिकली 2 घंटे या कुछ के सोर्सेज में 3 घंटे लिखा है। टेंशन टाइप हेडेक यूजुअली इवनिंग आवर्स में होता है, जब आदमी थका हारा घर जाता है और उसको
दोनों साइड की कनपट्टियों पे एक प्रेशर या टाइट, या ऐसा लगता है कि कोई रस्सी बांध रखा है, ऐसा सेंसेशन फील होता है और ये आराम करने पे सेटल हो जाता है। सो ये तो होगी प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक्स की बात। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर्स लगातार आपको ट्रीटमेंट्स भी बता रहे हैं और साथ ही साथ कैसे आप अंतर महसूस कर पाएंगे कि आपको किस प्रकार का हेडेक हो रहा है और क्या ये नॉर्मल हेडेक है या फिर माइग्रेन का हेडेक है। तो फिर इसके बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में बातचीत करेंगे और आपके कॉल्स भी हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हेल्दी इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन को लेकर के, क्योंकि कई लोगों के जीवन में हमने देखा है कि कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण भी कई लोग इन दिनों माइग्रेन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ख़ास तौर पर चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, यंगस्टर्स हो या फिर बच्चे ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति आज के वक्त में आपको अधिकतर माइग्रेन से पीड़ित मिलेंगे। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों के लिए भी लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ताकि आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सके। और डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे आप अपने सवालों का जवाब भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर पीयूष, मैं आपका पहले रुख करना चाहूँगी और उसके बाद मैं डॉक्टर नीरज के पास भी आऊँगी। डॉक्टर पीयूष, क्योंकि हमने ये देखा है कि माइग्रेन को समझने में थोड़ी सी तकलीफ इस वजह से भी होती है, क्योंकि जब कुछ लोगों को जैसे साइनस की अगर दिक्कत हो और उस वजह से भी लोगों को हेडेक हो रहा है, तो लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें साइनस का पेन है या माइग्रेन का पेन है। या कई बार हमने ये देखा है कि माइग्रेन के पेशेंट भी अपने आप को साइनस का पेशेंट बता देते हैं। तो ये इतना क्या कॉमन है कि वाकई इसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है? हाँ जी, देखिए ये बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग माइग्रेन और बाकी तरह के सर दर्द में कन्फ्यूजन होते हैं। आमतौर पर जो भी मरीज़ ओपीडी में आता है उसने पहला शब्द ये जो कहते हैं वो कहते हैं कि हमको माइग्रेन है। और बहुत बार ये एक फैमिली में अगर किसी एक जने को माइग्रेन किसी ने लेबल कर दिया जाता है तो पूरा परिवार ये कहता है कि मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन है, और कभी भी डिटेल उसका इवैल्यूएशन नहीं हो पाता। तो जैसा कि आपको पहले भी डॉक्टर अपूर्व ने बताया था कि माइग्रेन का सिर दर्द अधिकतर सर के एक हिस्से में होता है, कभी कभार दोनों हिस्सों में भी हो सकता है। और ये एक तरह का जिसे कहते हैं जबजबाहट होती है, या कुछ लोगों को थ्रॉबिंग हेडेक टर्म आती है। साथ साथ लोगों के अंदर जी मचलाना, नौजिया, उल्टी होना भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ एक इंट्यूशन या फीलिंग आती है जिसको हम ऑरा कहते हैं, जिससे उनका एहसास हो जाता है कि मुझे अब सर दर्द होने वाला है। और अधिकतर जो देखा जाए तो लोगों के अंदर एक सर्टन एक फिक्स्ड पैटर्न आता है जिससे कि उनको पता पड़ जाता है कि हाँ मुझे ये सर दर्द होने वाला है। इस तरह का सर दर्द आपको है तो माइग्रेन होने की संभावना है। जैसे कि पहले भी डिस्कशन हुआ कि माइग्रेन को डायग्नोस करने का कोई टेस्ट नहीं है, सीटी स्कैन या एमआरआई इसके अंदर कोई हेल्पफुल नहीं होते, पर ज़रूरत ये होती है कि वो डायग्नोसिस दूसरी जो कंडीशंस हैं जो इस तरह का सर दर्द कर सकती हैं उनको रूल आउट करते हैं। सो माइग्रेन बेसिकली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और ईजिली ट्रीटेबल कंडीशन है। पर अगर आपको इससे डिविएटेड कुछ भी तरह का सर दर्द है तो हमेशा जो भी आपके डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करके रूल आउट करना चाहिए, बिकॉज बहुत बार कुछ तरह की बीमारियां होती हैं जिनका जल्दी इलाज करने पर आप भविष्य में परेशानी से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नीरज, क्योंकि हम अभी आयुर्वेद को लेकर के डिस्कस भी कर रहे थे और आपने से थोड़ी देर पहले हमें बताया भी कि कैसे अगर उसे इस समय पे इलाज मिल जाए तो जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसे मैं भ्रांति कहूँ या सच कहूँ, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि जो अगर माइग्रेन से पीड़ित हैं तो उसका जड़ से इलाज संभव ही नहीं है। ये आई थिंक मिथ है जो आप कह रहे हैं जी। इसका जो माइग्रेन की बात अगर करेंगे तो माइग्रेन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, विद इन 3 मंथ्स अगर पेशेंट को पेन नहीं होता तो मैंने बहुत लोगों के मेडिसिन भी छुड़वाई है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि आप अगर हम पेन किलर खाते रहते हैं तो वो एक पैटर्न जैसे नहीं कि हुआ तो खा लिया इस तरह का पैटर्न, और वो क्या होता है टाइम पीरियड कम होता चला जाता है। जैसे कि पहले किसी को महीने में दर्द होता था तो वो 15 दिन में आने लगता है, फिर 7 दिन में आने लगता है, ऐसे कई बार उनको रोज़ पेन हो रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है एक फिक्स जो पैटर्न ये चलता है, तो हमें क्या होता है इसे ब्रेक करना होता है। अगर इसके पीछे जो रीज़न अभी हमने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली हमने जो अभी तक पाया है उनका स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, एक कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है जिसमें गैस्ट्राइटिस रहती है उन लोगों को, तब सर दर्द ऐसे होते हैं। और दूसरा क्या है कि पेट जैसे खाली होता है उस समय उनको एग्रीवेशन फैक्टर होता है, तो हम उनको बोलते हैं कि सुबह उठ के ब्रश करा और आप बिस्किट खा लो या आप अपने घर पे जो भी चीज़ कुछ है कुछ खा लो, ताकि पेट में क्या होता है गैस्ट्राइटिस नहीं होती। फिर क्या होता है उनको धीरे धीरे ये जो एक
पैटर्न था, जैसे 7 दिन पे हो रहा था, तो जब रूटीन फॉलो करता है तो वो उस समय वो चीज़ एग्रीवेट नहीं करती। दूसरा, रूटीन फॉलो करने का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, नींद नहीं आता, तो नींद में डिस्टर्बेंस, तो आप दूसरे का पार्ट कर लीजिए कि भाई आप थोड़ी देर देख लें, मैं इस टाइम पे सोने की कोशिश करेंगे। तो जब वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, हमने ऐसे कराया है, बहुत लोग ये जैसे बात है, तो हमें अब लगता है कि मिथ है कि अगर आप इसको सही से प्रॉपरली प्लानिंग करके ट्रीट करते हैं तो इसमें आप दवाओं से बाहर आ सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि अभी बताया, डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। अब हर माइग्रेन ही सिंपल माइग्रेन नहीं है। अब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए किसी को बॉडी के दर्द के साथ में किसी को हल्का फुल्का सर दर्द आता है और इस तरह के पैटर्न है, तो वो इन्फेक्टिव ओरिजिन हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप उसका अलग से चलेगा। दूसरा क्या है, जिसको अभी बताया साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस माइग्रेन को एग्रीवेट कर सकता है, लेकिन साइनोसाइटिस का जो हेडेक होता है और माइग्रेन, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। साइनोसाइटिस का क्या, सर दर्द जब होगा तो आपको नाक का जो ये पार्ट होता है तो वहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है, और आप जब भी आगे की तरफ झुकते हैं तो ऐसा लगता है कि सर आगे गिर जाएगा, क्योंकि साइनसिस में फ्लूइड होता है, वो वहाँ पे दिक्कत करता है। तो वो यहाँ हमारे आयुर्वेद में इसको प्रतिस्याय बोलते हैं। ये भी मतलब इनके पैटर्न हैं, कई तरह के हैं। तो आप अगर उसे ट्रीट करते हैं तो वो भी एक तरह का हेडेक धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो ये होते हैं, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत होता है ट्रीट करने में। लेकिन जो प्योर माइग्रेन है, जिसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं मिल रही हैं, कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं बहुत दिनों, तो अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर अपूर्व, कई बार हमने ये भी सुना है कि लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खा लेते हैं। पेन किलर खाना कितना सही है और इसके नुकसान, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या माइग्रेन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन पेन किलर ही है, या इसके लिए और भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स, क्योंकि अलग अलग प्रकार के माइग्रेन आप लोगों ने अब तक बताए, तो अलग अलग प्रकार के माइग्रेन के लिए अलग अलग प्रकार के ही ट्रीटमेंट है या एक ही तरीके का? तो पहले सवाल से शुरू करते हैं कि माइग्रेन में हम 2 थेरेपीज़ कहते हैं। अब मैं पहले ड्रग्स की बात करता हूँ। एक होता है एबॉर्टिव थेरेपी और एक होता है प्रिवेंटिव थेरेपी। एबॉर्टिव थेरेपी का मतलब है ऐसी दवाएं जो खाने से इमीडिएट हेडेक में आराम मिले, और प्रिवेंटिव थेरेपी कहते हैं इन दवाओं को रेगुलर डेली लेना पड़ता है, जो कॉमन गाइडलाइंस कहती है 6 महीने तक लेना पड़ता है। उसके बाद इसे ग्रेजुअल टेपर करके बंद किया जाता है। 6 मंथ्स ऑफ हेडेक फ्री पीरियड, उसके बाद टेपर किया जाता है। तो एबॉर्टिव थेरेपीज़ में यूजुअली पेन किलर्स, जिसमें हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, इनमें खतरा ये है कि इनकी इमीडिएट साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, इमीडिएट खाली एसिडिटी सी लग सकती है, बट लॉन्ग टर्म खाने से इनसे किडनी ख़राब हो सकती है। दूसरी दवा आती है एबॉर्टिव में, ट्रिप्टन्स। सो ट्रिप्टन मेडिकेशंस कुछ पेशेंट्स स्पेशली जिनके हार्ट और ब्रेन या ब्लड वेसल्स में कोई पुरानी चोट लग चुके, जैसे कोई स्ट्रोक या हार्ट अटैक या कोई स्मोक करता है, तो उनमें थियोरेटिकल टेंडेंसी होता है एक रिकरेंस ऑफ इश्केमिक हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक का। नई दवा कुछ आई हैं जो जी पैंट्स भी हैं और एक डिटैंस हैं, ये भी अभी काफ़ी प्रचलित हैं एक्यूट एबॉर्टिव थेरेपी में। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव थेरेपी में। तो गाइडलाइंस में 5 फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस दी हैं, 5 असरदार हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कौन से मरीज़ का प्रोफाइल कैसा है, उस हिसाब से 5 में से कोई एक का चयन करते हैं। एक दवा से थोड़ा वेट लॉस होता है, तो अगर कोई ओबीस यंग फीमेल जिसमें हम IAH के साथ माइग्रेन सस्पेक्ट करें तो हम वो दवा देते हैं, टोपिरामेट। बाकी दवाओं में जिनमें अगर डिप्रेशन है, थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उनमें वैल्प्रोएट या लेमोट्रिजिन देते हैं। और अगर साथ ही साथ गर्दन में या साइनस के साथ भी अगर किसको बार बार ऑफ एंड ऑन हेडेक्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम माइग्रेन, तो हम नॉट्रिप्टेलिन एमिट्रिप्टेलिन के कॉम्बिनेशंस देते हैं। तो ये अलग अलग तरह के पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से हम प्रिवेंटिव थेरेपी समझते हैं। अच्छा, अब जी डॉक्टर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कई बार हमने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, अगर उनका कंटिन्यू कहीं से ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो वो अगर उन्हें थोड़ा बहुत ही चेंज दिखाई देता है 15 डेज़ या 1 मंथ के बाद, तो वो छोड़ देते हैं बीच में ट्रीटमेंट लेना। ये कितना सही है या कितना गलत है? हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। 15 दिन ये कोई सिम्टोमेटिक थेरेपी, अगेन जैसे मैंने बताया एबॉर्टिव थेरेपी और प्रिवेंटिव थेरेपी गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं। 6 मंथ्स ऑफ हेडेक फ्री इंटरवल। मान लीजिए अगर मैं जनवरी में दवा शुरू करता हूँ और पेशेंट को अगर मार्च में प्रिवेंशन एडिक्वेट शुरू हुआ, क्योंकि हम यूजुअली 2-3 वीक्स में डोज बढ़ाते हैं, सो मार्च से लेकर 6 महीने तक उसे जब तक हेडेक कंट्रोल्ड है तब तक दवा खानी है। उसके बाद 6 मंथ्स हेडेक फ्री इंटरवल के बाद फिर हम दवा टेपर करते हैं। उससे पहले दवा बंद करना अपने शरीर से खिलवाड़ करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि दोबारा यही दवा दी गई और मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता। एबॉर्टिव थेरेपी जैसे बहुत कॉमन मिसयूज़, अब्यूज़ जो कहते हैं कि
पैरासीटामोल या कॉम्बिफ्लैम, ब्रूफेन, नेक्सडॉम, ये सब जो दवा हम खाते हैं, इनसे अचानक से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बट लॉन्ग टर्म किडनीज जरूर डैमेज होती हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक पेशेंट आते हैं, एक और कैटेगरी जिसे कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक। सो कोई पेशेंट्स सालों साल तक यही दवा खाते रहते हैं। प्रॉब्लम आती है जब वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं, तब उनको ये ही दवा असर नहीं करती, और उनको, जैसे एक मैंने अपने पेशेंट को फिर फेंटेनिल के इन्फ्यूजन देने पड़े थे, क्योंकि उसको कोई भी दवा से असर नहीं आ रहा था। सो कॉमन जो मिस्टेक है कि अपने आप डॉक्टरी प्रैक्टिस करके दवाओं का अब्यूज़ ना करें, हमेशा डॉक्टर के कहने पे ही चलें। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं इटावा से, अरविंद जी। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अरविंद जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? ठीक है, अरविंद जी के पास दोबारा हम लौटेंगे अगर उनसे कनेक्शन स्टैब्लिश हो पाता है तो। अभी डॉक्टर ने जिस तरीके से बताया कि अगर आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसे कंटिन्यू ज़रूर कीजिए। अगर आप उस ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर पीयूष, अभी जैसे हम जिक्र कर भी रहे थे कि माइग्रेन को लेकर के कई लोग ये कह देते हैं कि अगर हमारे परिवार में किसी एक सदस्य को है तो हमें भी होता, क्या ये वाकई जेनेटिक हो सकता है? हाँ जी, कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक कंपोनेंट होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि माइग्रेन का एक जेनेटिक फैक्टर होता है। सपोज़ आपके जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे कि आपके मदर फादर, माता पिता, या फिर जो आपके भाई बहन हैं, तो आपके अंदर होने की संभावना 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। तो जेनेटिक कंपोनेंट डेफिनेटली होता है, बट सिर्फ आपके माता पिता या भाई बहन को अगर माइग्रेन है तो खुद को सिरदर्द जो हो रहा है वो माइग्रेन होगा, ये कहना सही नहीं है। ठीक है। और एक और सवाल ये भी कि कई बार हमने ये देखा है, जैसे अब तक आपने बताया कि सिर्फ वन साइड अगर सिर में दर्द होता है तो उसे माइग्रेन का नाम दिया जाता है, लेकिन जो लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें पूरे सर के एरिया में दर्द हो रहा है, वो किस प्रकार का दर्द कहलाता है? देखिए, कुछ और भी तरह के सर दर्द होते हैं, जैसे कि अभी पहले डिस्कशन में हुआ था कि टेंशन टाइप हेडेक, जो कि बहुत ही कॉमन सर दर्द हमारे के साथ मरीज़ लोग आते हैं, जिनके अंदर मरीज़ कहता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है हमें सर में भारीपन या फिर सर दर्द महसूस होता है। वो खास फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं, जिसको कहते हैं कि हमारी दोनों कनपट्टियों के आसपास एक बैंड लाइक सेंसेशन आता है, जो कि एक कॉमन सर दर्द है। और ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेटेड हो सकता है, जिन लोगों को माइग्रेन है उनके अंदर भी ये सर दर्द हो सकता है। तो टेंशन टाइप हेडेक, जो कि हमारी डेली लाइफस्टाइल है उसके साथ बढ़ता जा रहा है। दूसरे तरह के सर दर्द जैसे कि साइनोसाइटिस में हो सकता है। कुछ तरह के सेकेंडरी टाइप ऑफ हेडेक, जो कि दूसरी कंडीशन जैसे कि ब्रेन के अंदर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, साइनोसाइटिस हो, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो, या फिर कभी कोई स्ट्रोक हुआ हो, उसके बाद भी इस तरह के सर दर्द हो सकते हैं। कुछ लोग जैसे जिनके अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो भी गर्दन के पीछे के दर्द को कभी कभी हेडेक की तरह अज्यूम कर लेते हैं। बट अधिकतर जो माइग्रेन कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर सिंगल साइड यानी यूनिलेटरल हेडेक होता है, बट कुछ % लोगों के अंदर डबल भी होता है। बट कैरेक्टर बहुत टिपिकल है, थ्रॉबिंग टाइप, उल्टी आना, जी मचलाना, और ऑरा की सेंसेशन, यानी कि मरीज को बहुत बार अधिकतर से पहले से एहसास हो जाता है कि मुझे अब सर दर्द होने वाला है, जो कि अधिकतर दूसरे तरह के सर दर्द में नहीं होता। ठीक है, तो हमने अभी एलोपैथी के ज़रिए भी समझा, आयुर्वेद के ज़रिए भी समझा कि किस तरीके से माइग्रेन को ट्रीट भी किया जा सकता है, यानी कि इसका इलाज संभव है अगर आप सही समय पर डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो। अब डॉक्टर नीरज, इसी को लेकर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी। कई बार पेशेंट्स ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ठीक है, अभी तक तो कंट्रोल हो रहा है, पेन किलर्स खा करके काम चला रहे, तो डॉक्टर के पास क्यों विजिट करना है? तो वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, किस वक्त तक डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए, आप क्या सुझाव देंगे? अच्छा, इसमें अगर किसी को पेन हो रहा है जैसे, और जैसे माइग्रेन का तो पैटर्न होता है वो पता चल जाता है, तब विजिट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को लगातार पेन बना हुआ है या 7 दिन तक है, 7 दिन के बाद होता है, लंबे समय तक सर दर्द हो रहा है और सर में दर्द बना है और हल्का हल्का दर्द बना ही रहता है, ऐसी कंडीशंस में कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो वो ज़रूरी नहीं है कि माइग्रेन की वजह से ही हो। तो ऐसे दर्द, कभी किसी को फीवर आया है और फीवर के बाद में कान के पीछे और गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और दर्द ऐसा हो रहा है, और किसी ने उसको माइग्रेन समझ करके उसको अवॉइड करता, तो कई बार ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशंस आती है, बहुत ज़्यादा सीवियर स्टिफनेस हो, तब डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। अगर हल्का फुल्का दर्द होता है, एक आध बार दवाई लिया और ठीक हो गया, लगातार उसको हम लोग ये कहते हैं, मतलब कई बार पहले डॉक्टर से डिस्कस हुआ है
हमारे KGMC लखनऊ में कुछ जानने वाले हैं कि अगर किसी ने 5,000 टैबलेट खा ली पेन किलर की तो उसकी किडनी ख़राब हो जाएगी। तो हम जब पेशेंट आते हैं तो हम पूछते हैं कि कितना आपने कि रेगुलर में कैसे मेडिसिन खाते हैं, जब होता है तब खा लेते हैं, हमने अब तक कितनी खा ली होगी, तो मतलब उनकी काउंटिंग कहीं अबव हो चुकी होती है। तो आप ऐसा है ना कि बहुत लोग होते हैं, ऐसा मत करें। अगर आपको लगता है कि 1 महीने में 2 महीने लगातार हमें बीच बीच में खानी पड़ती हैं हफ्ते 10 दिन पे, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें क्योंकि इसका इलाज संभव है। ठीक है डॉक्टर अपूर्व, आज के जनरेशन को लेकर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मैं समझती हूँ, क्योंकि हमने ये देखा है अमूमन तौर पे, जैसे हमने टेंशन हेडेक को लेकर के अभी चर्चा की, बातचीत की, लेकिन इस बीच में यंगस्टर्स ख़ास तौर पे इस बात से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मैंने प्रभाव देखा है कि वो ये कहते हैं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हम या तो थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं या हम स्मोक कर लेते हैं और उससे हमें स्ट्रेस, हमारा रिलीफ हमें फील होता है। क्या वाकई ये ट्रिगर करता है माइग्रेन को, या वाकई ये स्ट्रेस को एक हद तक कम कर देता है? तो अगर कोई लिमिट में इसे कंट्रोल के तहत ही लेता है तो उनके लिए ठीक है, या कितना डेंजरस हो सकता है जो लोग पहले से माइग्रेन से परेशान हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अगर मैं न्यूरोलॉजिकल जो साइंस और डेटा के हिसाब से बात करूं, अल्कोहल विल प्रोवोक माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक। अल्कोहल से ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया भी कुछ केसेस में हो जाता है प्रोवोक। टेंशन टाइप हेडेक में कुछ रिपोर्ट्स हैं, बट ज़्यादातर इसमें कहते हैं अल्कोहल बहुत ज़्यादा प्रोवोक नहीं करता। बट माइग्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है अल्कोहल और स्मोकिंग। आप अगर समझ रहे हैं कि कोई बीमारी, कोई टेंशन का इलाज अल्कोहल है, तो आप बहुत गलत है। ये विचार ही गलत है और ये एक्सक्यूज़ है। कभी भी कुदरत में कोई भी जहर को पवित्र नहीं माना गया है। अल्कोहल को कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हम। तो बिल्कुल, अब आपने भी उम्मीद करते हैं कि ध्यान से सुना होगा डॉक्टर को, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त में। हमने ख़ास तौर पे कई लोगों को देखा है कि लोग एक्सक्यूज़ेस नए नए तैयार करते हैं, वो स्मोक करने के लिए या अल्कोहल लेने के लिए। तो आप अगर कर रहे हैं इसे प्लीज़ लिमिट में कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपको माइग्रेन है तो इसे एक्सक्यूज़ ना तैयार कीजिए और इसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए ताकि आप सेहतमंद बने रह सके। डॉक्टर पीयूष, अभी हम जैसे अगर महिलाओं का जिक्र करें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ख़ास तौर पे, और उनके लिए कहा जाता है कि मेडिकेशन सिर्फ वो वही इस्तेमाल कर सकती है जो डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसे में अगर किसी महिला को माइग्रेन का पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स यानी कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनके अंदर सर दर्द को हम कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं। माइग्रेन जिन फीमेल्स के अंदर होता है उनके अंदर प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है, पर अगर कोई भी महिला जो कि गर्भवती है उसमें तुरंत से सर दर्द होता है, साथ साथ उल्टियाँ होती हैं, तो बहुत बार लोग उसको माइग्रेन करके हल्के में लेते हैं। पर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस कंडीशंस होती हैं, जिनमें से एक होती है सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। वो भी उसी तरह का तेज सर दर्द और बेहोशी और उल्टियों के साथ हो सकता है। तो माइग्रेन अगर आपको है तो प्रेगनेंसी के अंदर स्पेशली कभी भी उसको लाइटली ना लें, बिकॉज दूसरे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होते हैं। जहाँ तक बात है कि हम अगर प्रेग्नेंट फीमेल को माइग्रेन जैसा सर दर्द हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए कोई भी मेडिकेशन 100% सेफ़ नहीं होती। माइग्रेन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज होता है कि जो चीज़ आपको माइग्रेन के सर दर्द को बढ़ा रही है आप उसको कंट्रोल करें। जैसे कि अभी तक बात चलती आ रही है, प्रॉपर स्लीप, अच्छी डाइट। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ जो कि आपके लाइफस्टाइल में है, जैसे कि कोई परफ्यूम, खाना, देर तक जगना या जो भी हो, जो कि एक इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड होता है, उस चीज़ को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन ज़रूर मेंटेन रखें। अगर इसके बाद भी होता है तो पैरासीटामॉल कुछ हद तक सेफ़ मानी जाती है, पर बिना अपने डॉक्टर की एडवाइस के पैरासीटामॉल भी ना लें, बिकॉज कोई भी दवाई आप जो कि यूजुअल माइग्रेन में, जैसे कि पहले बात चली थी कि अबॉर्टिव थेरेपीज़ हैं, ट्रिप्टान्स या फिर बहुत अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो गर्भवती महिलाओं के अंदर बच्चे को नुकसान दे सकती हैं। इसलिए कभी भी कोई भी सर दर्द जो कि गर्भवती महिला में है उसको हमको हल्के से नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर ये डॉक्टर की तरफ से सुझाव है कि अगर आपको माइग्रेन का पेन हो तो कृपया अपने डॉक्टर से ज़रूर सजेशन ले कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। खुद से कोई भी पेन किलर ना ले, क्योंकि ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर नीरज,
अभी हमने स्लीप पैटर्न्स को लेकर भी बातचीत की, खान-पीन को लेकर भी बातचीत की, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कई बार क्योंकि भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी हो चुकी है हर किसी की, ऐसे में लोगों के पास समय नहीं हो पाता है कि हर रोज़ वो उठ कर के एक्सरसाइज करे या किसी के लिए मैनेज कर पाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपसे चाहूँगी कि अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो क्या और कोई तरीका है जिससे वो अपने डाइट में चेंज करने के साथ-साथ वो इसे कंट्रोल कर सके? जी, बिल्कुल सही सवाल है। एक्चुअली क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली कुछ आजकल जो कल्चर है कि दिन में भी काम करना है, कुछ नाइट ड्यूटी भी करनी है, तो इस तरह के पैटर्न रहते हैं। तो इसको आयुर्वेद में एकदम सिंपल बताया है कि अगर किसी ने रात में जिसकी 6 आवर की स्लीप थी और उसने रात को नहीं सोया, तो दिन में अगर उसका वो आधा सो लेता है तो लगभग उसका बराबर हो जाता है। तो यानी अगर किसी ने रात में कुछ ज़्यादा देर तक जग लिया है तो उसको दोपहर में उसको एक जितना एक्स्ट्रा उसके लिए जगा हुआ है उसका अगर आधा वो सो लेता है तो वो उसका पैटर्न सही हो जाता है। एक तो ये अपनी नींद को करके वो मैनेज कर सकता है। दूसरा रही एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं कि खाली पेट ही होना चाहिए। तो अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, नहीं तो शाम को 4-5 बजे कर सकते हैं। तो आप उसको अपने हिसाब से शेड्यूल कर लें, उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस पेट खाली होना चाहिए, लाइट हल्का होना चाहिए आप। तो ऐसा करके आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस यही है कि अगर आप दिन में रात में काम कर रहे हैं तो दिन में नहीं कर रहे होंगे, दिन में कर रहे हैं तो रात में नहीं। अगर बीच का भी है तो आप उसको अपने लाइफ के लिए तो 30 मिनट्स निकाल सकते हैं। सबके लिए हम सारा काम करते हैं ना, तो अपने लिए कम से कम 30 मिनट ज़रूर निकालें। ठीक है। डॉक्टर अपूर्व, कुछ देर पहले हमने इमरजेंसी सिचुएशन को लेकर भी बातचीत की और आपने भी इस बारे में बताया भी था। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि वो इमरजेंसी पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट हम कब मान सकते हैं किसी भी माइग्रेन के पेशेंट के लिए, कि उनके लिए वो वक्त कब होता है जब वो इसे पहचान सके कि उनके लिए अब ये माइग्रेन का पेन बहुत एक्सट्रीम होता जा रहा है? क्योंकि क्या ये सभी के लिए होता है कि सबको वॉमिटिंग आए, सबको फीवर हो जाए, या सिर्फ कुछ लोगों में है? देखिए, माइग्रेन के डायग्नोसिस में हम बड़े स्ट्रिक्ट है और वो डॉक्टर ही बनाता है। हाँ, हालांकि आजकल तो सब भी पढ़े लिखे हैं, सेल्फ डायग्नोस करते हैं, बट अक्सर वो गलत है। तो माइग्रेन में 4 to 72 आवर्स का ड्यूरेशन चाहिए, थ्रॉबिंग क्वालिटी चाहिए, वॉमिटिंग या लाइट से चिड़चिड़ापन या आवाज़ से चिड़चिड़ापन, तीनों में कोई भी वेरिएबल कॉम्बिनेशन के सिम्टम होने चाहिए, और कोई और डिजीज़ जिसको एक्सक्लूड करके हमें माइग्रेन का डायग्नोसिस बनाना चाहिए। माइग्रेन में कुछ कंसर्न्स होते हैं ज़रूर, जैसे कि अगर प्रीवियसली हर मरीज़ को अपना पैटर्न समझ में आता है कि यूजुअली जब रात को नहीं सोते तो माइग्रेन होता है। नॉन ट्रिगर्स उनको पता है, जैसे परफ्यूम है या कई बार ज़्यादा कॉफ़ी। मेरी एक सीनियर थी जो न्यूरोलॉजिस्ट है, उनको चॉकलेट खाने से माइग्रेन होते थे। तो हर इंसान को अपने ट्रिगर्स पता है। अगर आपके नॉन ट्रिगर्स के बावजूद बिना भी आपको माइग्रेन हो रहा है या आपके यूजुअल ट्रिगर्स के बावजूद उसके साथ ही आपको एक्सीडिंग क्वांटिटी और इंटेंसिटी में हेडेक हो रहा है, तब आपको सचेत होने की ज़रूरत है और कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। एक और फिनोमेना होता है जो मेनोपॉज के आसपास, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइग्रेन। सो पहले अक्सर लेडीज़ को सिर दर्द होता था माइग्रेन में, बट मेनोपॉज के बाद उसमें चक्कर का कंपोनेंट ऐड हो जाता है। सो माइग्रेन भी केवल एक सिर दर्द वाले फॉर्म नहीं होते, कई बार चक्करों वाले माइग्रेन होते हैं, कई बार रेटिनल माइग्रेन जिसमें कि आँखों में रोशनी कम होती है, जिस दिखने में दिक्कत होती है, कई बार हाथ पैर में एक साइड की कमजोरी या उसमें सनसनाहट भी आती है। तो माइग्रेन कई प्रकार के होते हैं। सो वर्सनिंग इंटेंसिटी, चेंज इन कैरेक्टर और चेंज इन द नोन ट्रिगर्स और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 4 चीज़ें हैं जिसमें कि आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, आज हमने माइग्रेन को लेकर के बातचीत की और क्योंकि अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम के समाप्ति का, तो सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने डॉक्टर्स का। डॉक्टर पीयूष ओझा जी हमारे साथ आज जुड़े, डॉक्टर अपूर्व शर्मा जी हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ हेल्दी इंडिया में आज के लिए इतना ही। फिर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।